welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या वजह है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपने रिलेशनशिप को इतने टाइम तक हाइड करके रखा? तैमूर अली खान कर रहे हैं अपना 5th बर्थडे सेलिब्रेट. क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने भेजे समन? अपने बेटे तैमूर अली खान के 5th बर्थडे पर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से पॉजिटिव हुई करीना कपूर खान हुई इमोशनल. क्या करीना कपूर खान अपने बेटे तैमूर अली खान के साथ मना रही हैं उनका बर्थडे? या पैंडेमिक रिलेटेड वायरस ने टिम के एक और बर्थडे को बना दिया फीका? सोशल मीडिया पर जरूर कपूर और खान फैमिली ने तैमूर अली खान के स्पेशल डे को किया सेलिब्रेट. रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना कपूर खान अभी भी क्वारंटीन में हैं आफ्टर गेटिंग डायग्नोज्ड एंड टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द पैंडेमिक रिलेटेड वायरस. और आज करीना कपूर खान के बड़े बेटे तैमूर अली खान का 5th बर्थडे है. ऐसे में मॉमी करीना कपूर खान लार्जर देन लाइफ अंदाज में टिम का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकती, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने टिम टाइगर के लिए उन्होंने एक स्पेशल मैसेज और ये वीडियो डाला है. करीना कपूर खान ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, योर फर्स्ट स्टेप्स, योर फर्स्ट फॉल. आई रिकॉर्डेड इट विद सो मच प्राइड. दिस इजंट योर फर्स्ट और लास्ट फॉल, माय सन, बट आई डू नो वन थिंग फॉर श्योर. You will always pick yourself up, take bigger strides and march along head held high. 'Cause you are my tiger. Happy birthday, my heartbeat. My Tim Tim. No one like you, मेरा बेटा. #Happy birthday Tim Tim. करीना कपूर खान के इस पोस्ट पर उनके सभी करीबियों ने टिम को बर्थडे विश किया है. मलाइका अरोरा से लेकर अमृता अरोरा और करिश्मा कपूर ने लिटिल टिम को ढेर सारी विशेस भेजी हैं. वहीं तैमूर अली खान की स्टेप सिस्टर सारा अली खान ने अपने भाई को बर्थडे विश करते हुए लिखा है, हैप्पी बर्थडे टिम टिम, विशिंग यू ऑल द टॉयज, चॉकलेट्स, लाफ्टर, हैप्पीनेस एंड लव. सारा अली खान ने ये जो पिक्चर्स शेयर की हैं, ये रीसेंट नहीं बल्कि सैफ अली खान के बर्थडे की हैं. वहीं सैफ अली खान की सिस्टर्स सबा अली खान और सोहा अली खान ने खास पोस्ट्स में तैमूर अली खान को बर्थडे विश किया. वैसे आपको बता दें, करीना कपूर खान के क्वारंटीन में जाने के बाद सैफ अली खान तुरंत मुंबई लौट आए और रिसेंटली करीना कपूर खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया था कैसे सैफ अली खान बगल वाले रूफटॉप से उनसे मुलाकात कर रहे हैं एंड इट्स ट्रूली रोमांटिक. वैसे सैफ अली खान और करीना कपूर खान में करीना कपूर खान है स्ट्रिक्ट मॉम और सैफ अली खान है कूल डैड. करीना कपूर खान ने कुछ वक्त पहले अपने इंटरव्यू में बताया था कैसे सैफ अली खान अपने दोनों बेटों जह और तैमूर को स्पॉइल करते हैं एंड शी प्लेज द टास्क ऑफ अ स्ट्रिक्ट मॉम. करीना कपूर खान ने कहा था, आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट. I think I'm quite relaxed and chill. I have to inculcate discipline a little more as Saif spoils Taimur so much that it annoys me sometimes. And during the lockdown, our schedules went haywire. So, Saif would want to watch a movie with Taimur at 10 p.m. and I would have to step in and say no because it is his bedtime. Now with 2 children, it has suddenly become a bit more difficult. But I have to be particular about things like meals and bedtime. With Saif being so relaxed, I have to be a little tougher as I feel children need to grow up with some sense of discipline. Well, करीना कपूर खान भले ही तैमूर अली खान के 5th बर्थडे को ग्रैंड अंदाज में सेलिब्रेट नहीं कर रही, लेकिन उनकी विशेस सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो गई हैं. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने ब्रह्मास्त्र के मोशन पोस्टर इवेंट पर पहली बार ऑफिशियली अपने प्यार को किया एक्सेप्ट.
लेकिन क्या आप जानते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर सालों पहले अपने रिश्ते को पब्लिक करना चाहते थे। एक खास पर्सन की वजह से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को अपने रिश्ते को हाइड करना पड़ा। क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इस स्टेप के पीछे थे उनकी फैमिली, या फिर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पर प्यार छुपाने का कोई डाल रहा था प्रेशर? अंदर से फीलिंग क्या महसूस हो रही है? अंदर से फीलिंग आई मीन इट्स टू मच। मैं बहुत इमोशनल हूँ। इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स एक्साइटिंग। Why you feeling so emotional? Because you're on the poster ना baby, अच्छा। of course I'll be emotional. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ऑलमोस्ट 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया और अब खुलासा हो चुका है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इतने सालों तक अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपाकर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की वजह से। जी हाँ, खुद अयान मुखर्जी ने रिवील किया है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को उन्होंने जब अपनी फिल्म के लिए साइन किया था तो ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर एंड देन आल्सो डेटिंग ईच अदर। अयान मुखर्जी का कहना है कि उन्होंने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर से कहा था कि वो कहीं साथ ना दिखें, क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी फ्रेश केमिस्ट्री को डायरेक्टली फैंस सिल्वर स्क्रीन पर देखें। अयान मुखर्जी का कहना है कि जब भी वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को साथ देखते थे उन्हें लगता था कि ये दोनों उनकी फिल्म को रूइन कर रहे हैं, लेकिन करण जौहर ने इस पर बात करते हुए कहा कि अयान मुखर्जी को अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री को कैश करना था तो उन्हें अपनी फिल्म कुछ सालों पहले रिलीज करनी चाहिए थी, क्योंकि प्यार को इतने वक्त तक छुपा कर रखना मुश्किल होता है। वैसे ब्रह्मास्त्र को लेकर अब तक बज़ जितना फिल्म के कंटेंट को लेकर है, उतना ही बज़ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप की वजह से भी है। ऐसे में हो सकता है कि प्री रिलीज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की तरफ से आए इस कॉन्फर्मेशन के बाद शायद इस फिल्म को मिले और भी बज़ ड्यूरिंग रिलीज। ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने दिल्ली में की घंटों पूछताछ। ऐश्वर्या राय बच्चन ने फाइनली ईडी के समन के बाद इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का लिया फैसला। क्या ईडी के क्वेश्चनिंग के बाद बढ़ सकती है ऐश्वर्या राय बच्चन की मुश्किल? पनामा केस का जिन ऐश्वर्या राय बच्चन को हॉन्ट करने आया वापस। कुछ साल पहले ढेर सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जब ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी पनामा पेपर लीक केस में आया था तो हर कोई हैरान रह गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढेर सारे लोग टैक्स को बचाने के लिए इल्लीगल तरीके से ऑफशोर आइलैंड्स में कंपनी बनाते थे। इस मामले में रिपोर्टेडली इससे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को 2 बार पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन रिपोर्टेडली ऐश्वर्या राय बच्चन ने इन समन्स को इग्नोर कर दिया और अब कहा जा रहा है 20 दिसंबर को फिर से ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने और पूछताछ के लिए आने के लिए कहा था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस जांच में शामिल होने का फैसला किया। आपको बता दें, पनामा पेपर लीक केस के बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत केस दर्ज किया था। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें, पनामा पेपर लीक केस में ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा बिग बी का नाम भी सामने आया था। इस मामले में फिलहाल बच्चन फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में अपनी डॉटर आराध्या का बर्थडे मालदीव्स में सेलिब्रेट करके इंडिया लौटे हैं, जहां से इन दोनों ने अपने लग्जूरियस हॉलिडे की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की थी। बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन के प्रोफेशनल असाइनमेंट्स की, तो वो मणि रत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली है। क्या अनिल कपूर अपनी वाइफ सुनीता कपूर से हो रहे हैं अलग? क्या अनिल कपूर और सुनीता कपूर 40 साल पुराने अपने रिश्ते को तोड़ सकते हैं? और क्या कंगना रनौत है इस सेपरेशन की वजह? अनिल कपूर और सुनीता कपूर के सेपरेशन की न्यूज की पूरी सच्चाई।
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर किस वक्त कौन सी न्यूज वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और रिसेंटली ऐसा ही हुआ जब अनिल कपूर के कॉफी विद करण के कुछ क्लिप्स वायरल हुए और इसे देखते हुए अनिल कपूर और उनकी वाइफ के सेपरेशन की न्यूज वायरल हो गई है। और यहाँ शॉकिंग बात ये है कि इस सेपरेशन के पीछे की वजह कंगना रनौत को बताया जा रहा है। अब इस पूरे सेपरेशन की न्यूज की शुरुआत कैसे हुई आपको बताते हैं। दरअसल अनिल कपूर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के तीसरे सीजन में संजय दत्त और कंगना रनौत के साथ आए थे और यहाँ करण जौहर ने अपने यूनिक अंदाज में अनिल कपूर से पूछ लिया कि एक ऐसी वुमन का नाम बताइए जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को छोड़ देंगे, जिस पर अनिल कपूर ने शो में मौजूद कंगना रनौत का नाम ले लिया, जिस पर करण जौहर ने कंगना रनौत से कहा, कंगना यू शुड वरी, और कंगना रनौत ब्लश करने लगी। अब ये हर कोई जानता है कि करण जौहर के चैट शो पर सेलेब्स कुछ वक्त पहले तक कूल एंड स्मार्ट दिखने के लिए क्वर्की आंसर्स दिया करते थे और कई बार इस चैट शो को लेकर बवाल भी हुआ था। कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन करण जौहर के शो के इतने पुराने क्लिप को लेकर अनिल कपूर और उनकी वाइफ सुनीता कपूर के सेपरेशन की न्यूज वायरल होना काफी शॉकिंग है। वैसे आपको बता दें, अनिल कपूर और सुनीता कपूर आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कपल्स इन बी टाउन और इंडस्ट्री में लोग इनकी जोड़ी की मिसाल देते हैं क्योंकि अक्सर ये दोनों एक दूसरे को बर्थडे और एनिवर्सरीज पर देते हैं स्पेशल सरप्राइज। हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी कि अनिल कपूर ने एक सुपर लग्जूरियस कार अपनी वाइफ सुनीता कपूर को गिफ्ट की है। कमिंग अप ऑन द शो, वानी कपूर ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। What is too feminine, what is too masculine. Exactly. We all, at the end of the day, have certain features which are sharp, certain features which are soft. There are people transitioning if they don't identify with their gender. That's true. So who's to decide what? I don't want her to become, one of the butt of the jokes. And I'm not trying to invalidate their identity because at the end of the day, I am a cis girl representing a community where I perhaps wouldn't know the detailing of and the complexities that they deal with in their daily lives. Some people might make a comment about, oh, how, hair was perfectly blow-dried in a situation where there's an intense scene going on. She is somebody who's missed out a lot in her life while growing up, where there are a lot of desires and embedded dreams which could never be culminated because of whatever XYZ factors of the society or family, this, that. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. Today my guest is extremely special. She is making us very proud with the recent choice particularly that she made. She's fearless in what she's doing and we are extremely proud of her. I'm talking about the beautiful Vaani Kapoor. Thank you for joining in. Thank you for this lovely introduction you gave. Oh, it's a great choice, but it is a brave choice. I feel what you've done in Chandigarh Di Ashki takes a lot of conviction and a lot of belief, and also a part of you believes in the cause of it, and you're an ally clearly. So I want to know, playing a trans girl, what were your thoughts? So how difficult was it for you to truly portray her authentically? I'm going to break your question in I'll just break them up a bit. Yeah, please. Like how you're saying it's a brave, it's irrespective, you still feel it's a brave choice. I do agree that there are a lot of people who still might be doubtful of it. But I have to say, keeping the script in mind that I thought it blew me away the first time I read it. My call right after reading went to, of course, the filmmaker Gattu to just see how he is viewing Manvi, because it's a very tricky subject which has never been done before, or it's never been presented like this before. So it had to be designed in a way which presents it in a correct light, without being preachy or anything. He kind of tried to create a balance between entertaining, making it, entertaining for all sort of audiences, and including the strong message that was the basic aim of the film. So I feel like his vision gave me the confidence, and the fact that I had
I had a co-actor like Ayushman, who I feel does these thought-provoking portrayal of characters very responsibly. So there was this whole team who was coming together, keeping in mind the responsibility, the sensitivity, and the sensibility of a subject like this. Sure. This is the first time I'm playing or representing a community which I've never done or dealt with on a daily basis before. So there's this whole self-inflicted pressure and responsibility that you feel for your, on your own. And that was my biggest fear, that what if, I don't want her to become, one of the butt of the jokes, and I'm not trying to invalidate their identity, because at the end of the day, I am a cis girl representing a community where I perhaps wouldn't know the detailing of and the complexities that they deal with in their daily lives. So that for me was the challenge, I won't deny. But I'm just happy that I had a very fine director in Gattu. I did a lot of research, many interviews and documentaries that I hogged every single day while I was filming. Particularly, there's so many, and everybody had. Even though they share the same common grounds of impartial, the kind of stigma and phobia they have to deal with is pretty much common amongst all. But some of them were everybody is brave, but some of them were so forthcoming, who had to strip naked in about their lives in front of such a huge audience, and were compelled to speak about their body parts, the transition, which are so goddamn personal. You and I, as girls, we feel scared, to open up so much. So I think that really made me realize how wise and brave they are. What a solid core they have, and we as a society, we are missing out on that if we don't include it. Because they need to be celebrated, and they deserve all the love with dignity and respect. Of course, I don't think Bollywood has been responsible in any way in showing a lot of subjects like this before, in the very commercial mainstream way. Even when it comes to cross-dressing, it's always a lot of jokes where men in sexy attire are supposed to pretend to be women, and it's not supposed to be in any way empowering them. Yeah. It's just supposed to. I feel like the references that we have also been a little scary. Yeah. Did you think about that? And of course. That is why the treatment of Manvi was so important. How are you presenting her, from the way she looks? How she would have, we've had discussions over what eyeshadow is she going to apply. Will it be loud? Will it be subtle? What nail paint? What's the length of the nail to how her hair is going to be kept throughout the film? Some people might make a comment about, how her hair was perfectly blow dried in a situation where there's an intense scene going on. She is somebody who's missed out a lot in her life while growing up, where there are a lot of desires and embedded dreams which could never be culminated because of whatever XYZ factors of the society, your family, this, that. You're trying to fight against your own instinct of being a girl, and you have to kind of be dressed in a certain way. You have to be dressed like a boy, talk like a boy. All of that after a transition, for a person like that, would want to explore to look their best, no matter what the situation is, because there's also a certain, maybe, how do you say, there are some people who, they could be a bit conscious of their looks, a little extra maybe, because they feel, okay, we've transitioned, we hope you're not getting the wrong eye, we hope that we're not standing out in the wrong way for people also, because they don't want that whole bullying or trolling, or nobody wants that, nobody likes that. So I feel like even for a Manvi, for her specifically, she was wanting to fit in, and fit in a beautiful way, in a very dignified way, and kind of explore the charm of being a girl and celebrate that every single day, which you and I might be taking for granted. Something like that doesn't come that easy to them, So nitty-gritties like those were very much taken care of and discussed in detail. Even the heels in the gym. Yeah, she's somebody who wants to celebrate herself being a woman, and that feeling, that desire might not hit me or you as hard as it, coming from them. There are a lot of people who are still, who we come across in our lives, are ignorant or oblivion. They are happily living a life in the oblivion.
So how do you tackle those mindsets? Because she's constantly coming across people who might appreciate her beauty, the external beauty, but when she has to somehow come out in the open and maybe address that I've had a different past, it's that mindset that creates that barrier, which is unfair for her to constantly keep fighting. So it takes so much for a person, for people like you and I, when we fall for someone or we are interested in somebody, we have to put ourselves out there. It is hard, you know, whether or not that person's going to accept us wholeheartedly. So that fear, I think, or that knowing, the unknowing is what's scary, I guess.